मेरा नाम आयुष्मान है। मेरा नौकर मुझसे मेरी ही बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया था और कहने लगा कि साहब, मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि इस दो कौड़ी के नौकर की इतनी मजाल कि मेरी बेटी से शादी की बात करने की बात कहे। मैंने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगवा दिया था और अपनी बेटी की शादी बहुत अमीर परिवार में कर दी। मैं जब एक दिन अपनी बेटी की ससुराल गया तो वहां पर मौजूद गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया और बोले कि कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आपको अंदर आने नहीं दिया जाए। मैं हैरान हुआ था कि कौन कमिश्नर। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से आवाज आई, आपका दामाद। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां तो मैं अपने घर के बड़े हॉल में मौजूद चमचमाते हुए सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे सामने कीमती लकड़ी की टेबल पर सलीके से रखी हुई ताज़ा चाय की प्याली से भाप उठ रही थी और मेरे हाथ में अखबार का वो पन्ना था जिस पर मेरी कंपनी की नई फैक्ट्री की ओपनिंग की खबर छपी हुई थी। उस समय मेरी नज़र में सिर्फ दुनिया का दिखावा और घमंड था। मैंने गर्दन पीछे सोफे से टिकाई थी और सुकून से वो न्यूज़ पढ़ने लगा था जिनमें मेरे बिजनेस की ऊंचाइयों को सराहा जा रहा था। उसी लम्हे आंगन के दरवाजे पर हलचल हुई थी। बाहर से चौकीदार हांफता हुआ आया था। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और झिझक थी। उसने इज्जत से मुझे गुड मॉर्निंग किया था और कहने लगा कि सर, बाहर एक जवान लड़का खड़ा हुआ है, नौकरी की तलाश में है, हमारी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है और हमसे कह रहा है कि बस एक बार हम उसकी आपसे बात करवा दें। मैंने गुस्से भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे सोचा और फिर इग्नोर करते हुए हाथ से हिलाकर कहा कि अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे अंदर, देखता हूँ कौन है ये गवार इंसान। चौकीदार जाकर पलट गया था और दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे से एक जवान लड़का अंदर दाखिल हुआ था। उसकी चाल में मामूली गवारों जैसी झिझक थी। उसकी आंखें ना तो झुकी हुई थी और ना ही शर्मिंदगी से घिरी हुई थी। वो बड़ी शान के साथ अंदर आ रहा था, जैसे वो मेरी ही कोठी का मालिक हो। यहाँ तक कि जमीन जायदाद, मेरा घर, सब कुछ उसके जाने पहचाने हों। इस घर की एक एक चीज से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो। उसका यह अंदाज मुझे चौंका गया था। मैंने हैरान होते हुए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था। उसने पुराने गंदे से कपड़े पहने हुए थे, उसके जूते धूल से घिरे हुए थे, उसके हाथों पर मिट्टी के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक सवाल नहीं था, बल्कि एक बयान था। उसने मेरे करीब आकर घमंड भरे शब्दों में मुझे नमस्ते किया था और कहने लगा कि आयुष्मान सिंह जी, मेरा नाम कार्तिक है, मैं गांव से आया हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे घर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपको किसी नौकर की तलाश है काम के लिए। अगर आप मुझे मौका दे दें तो मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसके शब्दों में एक घमंड और कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। लेकिन न जाने क्यों वो जिस तरह मुझे अपने घर के हालात और अपनी माँ की तबीयत के बारे में बता रहा था, उनमें कहीं भी मुझे तरस दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही कोई गड़गड़ाहट थी, बल्कि एक खामोश कॉन्फिडेंस और सच्चाई थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मुझे तो ऐसे नौकर पसंद होते थे जो हमेशा अपनी नज़र नीची रखकर बात करें, मेरे सामने झुके झुके रहें। लेकिन ये जवान लड़का तो जैसे मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया था। मैंने उसे गुस्से भरी नज़र से देखा था, जैसे मैं उसके शरीर का एक एक हिस्सा चेक कर रहा था। उसके गंदगी भरे कपड़े और धूल से भरा हुआ चेहरा मेरी नज़रों में उसकी कीमत दो कौड़ी की कर रहा था। वैसे भी वो एक नौकर ही था। मेरे लिए ऐसे लोग सिर्फ मेहनत के लिए पैदा होते हैं और उनकी कोई पर्सनल एडवाइजरी हैसियत नहीं होती। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो दूसरे नौकरों की तरह दबकर बात करने के बजाय सीधा मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वो मुझसे झुककर बात तो कर रहा था, लेकिन उसका इस तरह का अंदाज कोई मजबूरी वाला नहीं था, बल्कि किसी घमंड की वजह था। उसने एक लम्हे के लिए भी खुद को नीचा जाहिर नहीं होने दिया था। और जब उसने कहा था कि वो ड्राइविंग जानता है और हर काम ईमानदारी से करेगा, उसके शब्दों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो मेरे लिए बर्दाश्त करने काबिल बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जो घमंड से बात किया करें, जबकि उनकी हैसियत कुछ भी न हो। पता नहीं ये दो कौड़ी के लोग अपने आप को समझते क्या है। मुझे उस नौकर से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे सख्त गुस्सा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा था कि ये होता कौन है जो इस तरह की बात करने वाला है। ये नहीं जानता था कि ये किसके सामने खड़ा है। मेरे दिल में एक फैसला सा पैदा हो गया था, एक एहसास जिसने मुझे परेशान कर दिया था
क्योंकि उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो मुझे किसी बगावत जैसी महसूस हो रही थी। जैसे वो मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो मुझे बता रहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है, बराबरी पर इज्जत से। मैं चौंक गया था। मैंने सख्त शब्दों में पूछा कि तुम पहले कहाँ काम करते थे? कोई सबूत है तुम्हारे पास अपनी ईमानदारी का? उसने बेहद सादगी से कहा था कि सबूत तो मेरे हाथों की मेहनत है और मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे आजमाकर मुझसे काम ले सकते हैं। मैं काम पर आ सकता हूँ। ये शब्द मेरे घमंड को चुभ गए थे। मेरे दिल में फौरन एक दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा था कि ये जवान लड़का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इसे तो फौरन इसकी जगह दिखानी होगी। और यहीं से मेरे अंदर एक नया इरादा जन्म लेने लगा था। एक ऐसा इरादा जो बाहर से तो उसे उसकी कमाई देने का था, लेकिन हकीकत में एक जंग की शुरुआत थी। एक अमीर इंसान का घमंड और एक गरीब की खुददारी आमने सामने आ गई थी। मैं किसी भी कंडीशन में उसे बर्दाश्त नहीं करता। एक गरीब, एक गंवार, एक नौकर मेरे सामने सर ना झुकाए। एक नौकर को अपने मालिक के सामने आके झुकाकर रखनी चाहिए ना कि इस तरह से बराबरी से बात करनी चाहिए। मेरी पत्नी का दिल हमेशा से ही नरम था। उसने फौरन उस नौकर पर तरस खा लिया था और इस नौकर पर ऐतराज होने के बावजूद भी उसने इस गरीब को घर में रखने पर जिद कर ली थी। मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली थी, मगर अपने दिल में ठान लिया था कि मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर ही रहूंगा। मैंने उसे फौरन अपनी नई गाड़ी से दूर रखा था और उसे घर के पीछे पुरानी गाड़ियों के कबाड़ खाने में मरम्मत के काम पर लगा दिया था, ताकि उसकी हर सुबह मेहनत और पसीने में डूबी रहे। मेरी नज़रों में यह फैसला न सिर्फ एक सावधानी भरा था, बल्कि एक सबक भी था जो मैंने जिंदगी भर सीखा था कि जब किसी पुरानी हैसियत के इंसान को थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो वो खुद को ऊंचाइयों पर समझने लगता है। मेरे लिए ये बात स्वीकार करने के काबिल नहीं थी कि एक मामूली सा लड़का जो दरवाजे पर भीख मांगने के बराबर खड़ा हुआ था, मेरे कीमती वक्त और आराम में खलल डाले। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए खामोश बगावत का ऐलान था। मेरे कानों में उसकी बातें नहीं, बल्कि उसके भरपूर कॉन्फिडेंस की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर सकता है। और यही वो बात थी जो मेरे घमंड को चुभ गई थी। मुझे विश्वास था कि अगर उसे फौरन उसकी जगह नहीं दिखाई गई तो कल को वो मेरे बराबर में आकर खड़ा होने का सपना देखने लगेगा। मैंने उसके लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहां गर्मी, पसीना, शोर और तेल की बदबू हो, ताकि वो जान ले ये दुनिया सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही रोशन है और बाकी लोगों के हिस्से में सिर्फ धुंधला सा साया और अंधेरे ही आते हैं। वो दिन मेरे लिए एक फैसले से भरा हुआ था। मैंने अपने इस बड़े से घर के दरवाजे पर खड़े इस मामूली इंसान को अंदर आने दिया, लेकिन उस पर नजर रखने और काबू पाने और अपनी ताकत की हद दिखाने का पक्का इरादा कर लिया। मेरी बेटी संजना, जो हाल ही में अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके लौटी थी, उसने घर आते ही घर की चीज़ें बदलना शुरू कर दी थी। अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती थी और जब भी गाड़ी में कोई खराबी होती तो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा गैराज में जाकर उस मामूली से नौकर कार्तिक से बात कर लेती थी। एक दिन मैंने उसे गैराज में देखा तो वो कार्तिक के साथ गाड़ी का बोनट खोलकर खड़ी हुई थी और दोनों किसी तकनीकी प्रॉब्लम पर बहस कर रहे थे। कार्तिक उसे गाड़ी के इंजन के पुर्जे दिखा रहा था और संजना बड़े इंटरेस्ट लेकर उससे सवाल कर रही थी। जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो वो चौंकी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल मामूली से अंदाज में बोली, पापा देखिए ना, कार्तिक ने बताया है कि ये पुराना मॉडल है और अब काम नहीं करता। हमें नई मॉडल्स लेनी चाहिए। मुझे उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया था और खामोशी से वहां से पलट आया था। एक और दिन वो कार्तिक को घर के पिछले गार्डन में ले गई थी, जहां वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मेरी बेटी उसे अपनी कुछ पुरानी किताबें देने की बात कर रही थी। जब मैंने ये सुना तो मैंने फौरन उस नौकर कार्तिक को बुलाया और उसे अच्छे से समझाया था कि मैडम से दूर रहा करो और गैराज के काम तक ही हद में रहा करो। और उसके अलावा घर के सारे नौकरों से भी सख्ती से कह दिया था कि कोई भी नौकर घर के मेंबर से पर्सनल बातें नहीं करेगा। मैंने फौरन उस समेत घर के सारे नौकरों को हुक्म जारी कर दिया था और ये सख्ती पूरी की पूरी कार्तिक पर लागू होती थी कि वो तो मेरी बेटी से दूर ही रहे और घर के किसी भी मेंबर से कोई बातचीत ना करे। उसे बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। मेरे घर की इज्जत मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी 2 टके के नौकर की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। एक रात जब सर्दी का समय था और मैं अपने घर के लॉन में टहल रहा था, तो मैंने उसे बाहर ठंड में पूजा की थाली हाथ में लेकर
अंदर दाखिल होते हुए देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो मंदिर से पूजा पाठ करके लौट रहा था। मेरी नज़रों में ये सब हमदर्दी बटोरने और ख़ुद को अच्छा जाहिर करने का दिखावा करता था। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे इतना तो सिखा दिया था कि ये सीधे सादे लोग ही अंदर से सबसे ज़्यादा धोखेबाज निकलते हैं और मौका मिलते ही आपकी जड़ों को खोखला कर देते हैं। मैंने उस रात ही उससे छुटकारा पाने का एक पक्का फैसला कर लिया था। इससे पहले कि वो मेरी बेटी पर अपना कोई गहरा असर डाले, मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि मेरी बेटी भी इससे काफ़ी इम्प्रेस होती थी। इसके साथ हमदर्दी किया करती थी और इससे दोस्ती बढ़ाने में लगी रहती थी। संजना के अंदर काफ़ी बदलाव जाहिर होने लगे थे। एक दिन वो मेरी मीटिंग में चाय देने आई और जब सब लोग चले गए तो वो कहने लगी कि पापा, कार्तिक ने मुझे कुछ अच्छी बुक्स के बारे में बताया है, क्या हम उन्हें मंगवा सकते हैं? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था कि वो उस नौकर की बात इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे कर रही थी। वो ये शायद जानती नहीं थी कि मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। मेरी बेटी भोली भाली थी, मासूम थी, दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाया करती थी। एक दिन और मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि संजना ने कार्तिक को अपना पुराना लैपटॉप दे दिया है ताकि वो शाम को इंग्लिश सीखने वाली वीडियो देख सके। मैंने लैपटॉप वापस मंगवा लिया था और गुस्से में अपनी बेटी को खबरदार कर दिया था कि अगर दोबारा तुमने किसी नौकर से ऐसे बातचीत रखी तो सख्त सज़ा दी जाएगी। वो घर के नौकर है, मेंबर नहीं है जो तुम उनको गिफ्ट दे रही हो। मेरी बेटी खामोश हो गई थी। उसने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था। फिर एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, कार्तिक गैराज से भागकर मेन दरवाजे के पास आ गया था और संजना उसके लिए छतरी लेकर बाहर गई थी और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ भीग रहे हो, ये ले लो। ये नज़ारा जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने फौरन उन दोनों को अलग कर दिया था और कार्तिक को एक हफ्ते के लिए काम से रोक दिया था। संजना, जो कभी मेरे एक इशारे पर अपनी सोच बदल लिया करती थी, अब मुझसे सवाल करने लगी थी। उसकी आंखों में अब मेरी बातों पर अंधा विश्वास नहीं रहा था। वो मुझे सुनती जरूर थी, मगर उसकी खामोशी में वो वीरानी और आज्ञाकारीपन कहीं नहीं होता था। उसने कार्तिक से होने वाली बातचीत को कभी शर्मिंदगी के पर्दे में नहीं छुपाया था, बल्कि एक अजीब तरह की मासूमियत के हिसाब से वो उसके काम को बढ़ावा दिया करती थी, जैसे उसे ये संबंध छुपाना ही न पड़े। मुझे अपनी बेटी का ये अंदाज बर्दाश्त से बाहर लगा था। एक बेटी जो अपने पिता की इज्जत के दायरे से निकलकर एक मामूली से नौकर के साथ रहकर गर्व महसूस करे, ये मेरे परिवार की इज्जत के मुंह पर तमाचा था। कार्तिक की मौजूदगी अब सिर्फ एक नौकर की हद तक ही नहीं रही थी, धीरे धीरे मेरी बेटी की सोच का हिस्सा भी बन रहा था। उसके शब्द, उसके बोलने का अंदाज, उसकी नरमी, सब कुछ संजना के ख्याल पर धीरे धीरे असर छोड़ रहा था। मैंने देखा था कि वो जिन किताबों का जिक्र करती है वो उन्हीं टॉपिक्स पर होती है जिन पर कार्तिक की बातचीत हुआ करती थी। मुझे महसूस हुआ था कि मेरी बेटी मेरी गिरफ्त से निकलती जा रही है, जैसे कोई हवा का झोंका किसी मिट्टी की मजबूत दीवार में दरार पैदा कर रहा हो। इसलिए जब मैं उसे रात के समय मंदिर से दर्शन करके आते हुए देखता तो मेरे दिल में रहम नहीं आया था, बल्कि डर आ गया था। एक ऐसा डर जो सिर्फ पिता को नहीं, एक नेचुरल इंसान को महसूस होता है जब उसकी हुकूमत को खतरा हो। और वही लम्हा मेरे लिए बहुत बड़े फैसले वाला था। ये नौकर अब सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि एक बगावत बन गया था और मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि इसे ख़त्म करना ही होगा। अगले ही दिन मेरी गलतफहमी और मेरी सारी बदगुमानी हकीकत में बदल गई थी, जब कार्तिक ने खुद आकर मेरे सामने मेरे घर की इज्जत, मेरी बेटी संजना का हाथ मांग लिया था। ये सुनकर मेरे रगों में खून खौलने लगा था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं जिस बात से डर रहा था वो हो गया था। गुस्से की वजह से मेरा सांस बंद होने लगा था और मेरे कानों से जैसे धुआं निकलने लगा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गलती के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वो अपनी जगह पर बड़े घमंड के साथ खड़ा हुआ था। उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस भरा विश्वास था। वो कहने लगा कि मैं संजना को पसंद करता हूँ और उसे बहुत खुश रखूंगा। बहुत जल्द ही अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनकर आपका दामाद बनकर आऊँगा। मेरे लिए ये मेरी ख़ानदानी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरी इज्जत पर सबसे बड़ा और माफ़ न करने काबिल हमला था जो एक नौकर कर सकता था। उसने अपनी औकात और हद को पूरी तरह से तोड़ दिया था और मैं उसे उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने टेबल पर पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और उसे तोड़कर कहा कि तुम्हारे जैसे गरीब के सपने सिर्फ बेइज्जती और गरीबी ही लाते हैं और तुम हमेशा मेरे जूते के नीचे रहोगे। नौकर हो, हमेशा नौकर ही रहोगे।
मेरा हाथ कांप रहा था, मगर वो कांपना कमजोरी का नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने का था। मैंने अपनी उम्र में सैकड़ों नौकरों को देखा था, मगर कभी भी किसी ने मेरे सामने आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं की थी। और आज वो मेरे सामने खड़ा था, जैसे वो मेरे बराबर हो और मेरे घर के दरवाजे पर मेरी इज्जत को चैलेंज कर रहा हो। उसके चेहरे पर न शर्मिंदगी थी न डर था, बल्कि एक फैसला था जो मुझे अंदर से चीरने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उस एक लम्हे में मुझे लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हो। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो मेरे घमंड के खिलाफ ऐलान की बगावत में था। मैंने जब फ्लावर पॉट तोड़ा तो उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी। वो चीनी का फ्लावर पॉट मेरी ताकत से कमज़ोर था, जो अभी भी मेरे हाथ से टूट चुका था। मैंने उसे धक्का दिया था और वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ाकर दरवाजे के करीब जा पहुंचा था। मगर हैरत अंगेज तौर पर उसकी आंखों में अभी भी वही रोशनी थी, वही सुकून था। उसने ना तो रिक्वेस्ट की थी, ना सफाई दी थी, बस एक बार धीरे से कहा था, सर, सपने देखना पाप नहीं होता। ये शब्द मेरे सीने में अंगारे बन गए थे। मैंने चीख कर कहा कि तुम्हारे जैसे सपने देखने वाले हमेशा जमीन पर गिरे रहते हैं। मगर मेरे अंदर ये ऐसा उभरने लगा था कि शायद मैं इससे ज्यादा डरा हुआ हूँ जितना गुस्से में दिख रहा हूँ। मैंने उसे बेइज्जती के साथ धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया था, मगर संजना ये सब नज़ारा खामोशी से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर के बजाय एक बेहद दुख और मेरी मर्जी के खिलाफ बगावत थी। मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी चमक देखी थी जो मेरे बस से बाहर थी। वो अब मेरी आज्ञाकारी बेटी नहीं रही थी, वो एक औरत बन चुकी थी जो अपनी पसंद की बुनियाद पर सोच सकती थी। उस लम्हे मेरा दिल जैसे दुखने लगा था। मुझे फौरन अंदाजा हो गया था कि इस कमबख्त ने मेरी बेटी को अपने मीठे शब्दों के जाल में फंसा लिया है और अब वो मेरे हुक्म से बाहर हो रही है। मैंने संजना को बुलाया था, वो मेरे पास आई, मगर उसके कदमों में अब वो कपकपाहट नहीं थी जो पहले होती थी। मैंने चीखकर कहा कि संजना, तुम जानती हो वो कौन है? वो एक नौकर है, उसकी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं है, और तुम आयुष्मान सिंह की बेटी हो। मगर मेरी आवाज़ में जो गरज थी वो अब असर खो चुकी थी। वो खामोशी से खड़ी रही थी, जैसे मेरा हर शब्द उसके लिए पुराना हो चुका हो। मैंने उसके चेहरे पर वही खामोश बगावत देखी थी जो मुझे अंदर तक काट गई थी। मैंने उसे सख्त शब्दों में धमका दिया था कि अगर तुमने उसे भुलाया नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मगर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता था। मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी थी। मुझे लगा कि अब मेरी इज्जत की अर्थी उठने वाली है। इससे पहले कि इस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है। मैंने फैसला कर लिया था कि इस नौकर को उसकी गलती की सज़ा ऐसी दूंगा जो न सिर्फ उसे तोड़ेगी, बल्कि हर उस इंसान के लिए मिसाल बनेगी जो किसी अमीर के सामने आंख उठाने की जुर्रत करे। मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की थी और अपने पुराने जानने वालों को फ़ोन किया था और शहर के उन लोगों को याद किया था जो मेरे एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे। मैंने खुद से कहा था कि ये सिर्फ एक लड़की की मर्जी नहीं, ये मेरी इज्जत की हिफाजत है। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक प्लान घूम रहा था, एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ कार्तिक को ख़त्म कर दे बल्कि उसकी याद को भी मिटाकर रख दे। मैंने अपने लोगों से कहा था कि वो कार्तिक के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता करे। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ से आया है, किससे बात करता है, कहाँ रात गुजारता है। मैंने उसे एक इंसान के बजाय एक खतरा समझ लिया था, एक ऐसा बीज जो अगर उग गया तो मेरी नस्लों के पेड़ को जड़ से उखाड़ देगा। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा हुआ काफ़ी लंबे समय के बाद खुद से बातें कर रहा था। मैंने शीशे में खुद को देखा तो अपना चेहरा अजनबी लगा था। गुस्से ने मेरे चेहरे की वो रौनक छीन ली थी जो मैं हमेशा अपने घमंड के ताज की तरह पहनता था। मेरी नींदें दुश्वार हो चुकी थी, मगर मुझे उसके जागने पर भी गर्व था, क्योंकि मैं समझता था कि जो इंसान अपनी इज्जत के लिए जागता है वो कभी हारता नहीं। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिस इज्जत के लिए लड़ाई कर रहा था वो दरअसल मेरी इंसानियत को खामोश कर रही थी, और ये जंग में जीत कर भी हारने वाला था। मैंने फ़ौरन एक कामयाब होने वाला प्लान बनाया था ताकि इस दो कौड़ी के नौकर को ऐसा सबक सिखाऊं कि वो दोबारा किसी अमीर घर की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। मेरी पत्नी के पास एक बहुत पुराना और कीमती खानदानी हार था जिसे मैंने बड़ी चालाकी से छुपा दिया था और पूरे घर में एक ज़बरदस्त चोरी का शोर मचा दिया था। मेरी सोच बिल्कुल साफ थी। इस इल्ज़ाम को कार्तिक से बेहतर कौन संभाल सकता था, जो अभी अभी गलती करके घर से निकला था, और एक गरीब की हैसियत से उस पर कोई भी आसानी से यकीन कर लेगा। मैंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और सबूत के
और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पूरे विश्वास से बताया था कि मेरे घर का एक नौकर कार्तिक है जो चोरी करके भागा है। पुलिस मेरे दबाव में थी और उन्होंने कार्तिक को एक करीबी वर्कशॉप से, जहां पर वो अपना काम कर रहा था, वहां से गिरफ्तार कर लिया था। इल्जाम को सच्चा साबित करने के लिए पुलिस ने उसकी जेब से उसकी कुछ मेहनत की कमाई की रकम बरामद कर ली थी, जिसे मैंने फौरन चोरी किए हुए माल का हिस्सा साबित कर दिया था। मैंने ये सब इतनी चालाकी और सुकून से किया था कि खुद को किसी मुजरिम की तरह महसूस करने के बजाय मैं एक जीता हुआ और अपनी इज्जत का रखवाला समझने लगा था। मुझे पता था कि कार्तिक बेकसूर है, मगर इस समय मेरे दिल में रहम नहीं आया था और ना ही इंसाफ का एहसास था। सिर्फ बदले की आग थी जो मेरी रगों में दौड़ रही थी। मैंने हालात को इस तरह से मोड़ दिया था कि हर मोहरा मेरी मर्जी का मोहताज हो गया था। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ पुरानी जान पहचान वाले थे। वो जानते थे कि मुझ जैसे इंसान की बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जब मैंने उनसे कहा कि ये वही लड़का है जिसने मेरे घर में चोरी की है, तो उन्होंने बिना सवाल किए मेरे कहने को कानून समझ लिया था। मैंने कार्तिक को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर सिर्फ उसे सजा नहीं दी थी, बल्कि अपने घमंड को खुश कर दिया था। ये मेरे लिए एक खेल बन चुका था, ताकत का और अपने घमंड की तसल्ली का। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि अदालत में अगर ये बात बढ़ी तो मेरे खड़े किए गए कुछ गवाह के बयान और पुलिस की मामूली सी रिपोर्ट ही काफ़ी होगी कि उसे मुजरिम साबित कर दिया जाए। मुझे ये सब कुछ करते हुए न कोई शर्म आई थी, न कोई झिझक हुई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक सोच थी, मेरी इज्जत हर कीमत पर बचनी चाहिए, चाहे किसी बेगुनाह का भविष्य ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। और इस सोच ने मुझे एक जालिम इंसान बना दिया था, जिसे अपनी सच्चाई पर विश्वास नहीं था, बल्कि अपने झूठ की जीत पर गर्व था। संजना मेरे खिलाफ गई और लाख कोशिश की कि वो कार्तिक को बेकसूर साबित कर सके। वो पुलिस वालों के सामने बहुत रोई थी और चीखी थी कि वो रकम उसने कार्तिक को दी थी ताकि वो अपना भविष्य संभाल सके, मगर मेरी ईगो के आगे मेरी बेटी की सच्चाई की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने उसकी बात को सिर्फ एक झूठी मोहब्बत का इजहार समझा था और उसे कमरे में बंद करवा दिया था। मेरी ईगो उस समय ठंडी हुई थी जब मैंने खुद को देखा था और इस नौकर पर हथकड़ियां लगी। वो मुजरिमों की तरह पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ने लगा था। मुझे लगा था कि मेरे रास्ते से अब हमेशा के लिए ये कांटा निकल गया है और मेरी इज्जत सलामत हो गई है। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चोरी का हादसा बढ़ चढ़कर सुनाया था और ये विश्वास दिलाया था कि ये गरीब लोग हमेशा आपके घरों में डाका डालते हैं। मैंने अपनी कामयाबी पर गर्व किया था, क्योंकि मैंने एक तीर से दो शिकार किए थे, बदला भी ले लिया था और अपनी बेटी को भी इस नौकर की मनहूसियत से आज़ाद करवा दिया था। अब मेरी अगली चाल थी कि मैं संजना की शादी किसी बड़े और ताकतवर परिवार में करके अपने मुकाम को और भी मजबूत कर सकूं। मैंने अपनी बेटी को कमरे में कैद किया तो मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपनी इज्जत के किसी ताकतवर हिस्से को कैद किया था। बाहर से मुझे सब कुछ काबू में लग रहा था। पुलिस, मोहल्ले वाले, दोस्त, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी खामोश हो गई थी, लेकिन अंदर कहीं एक खामोशी घर कर गई थी जो शोर से भी ज्यादा तकलीफदायक होती है। वो मेरी बेटी की चीखें, जो कभी मेरी बात पर मुस्कुराकर खत्म हो जाया करती थी, अब दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में वो टूट जाएगी, अपने सपने भूल जाएगी, मगर उसकी आंखों में जो जिद थी वो हर दिन मेरे घमंड पर एक नया वार करती थी। वो कुछ खाती नहीं थी, किसी से बोलती नहीं थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब तरह का ऐलान छुपा हुआ था, जैसे वो कह रही हो कि अब मैं तुम्हारी नहीं रही, अब मेरी सोच तुम्हारी कैद से आज़ाद है। मेरी ईगो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि मैंने पिता होने का हक खो दिया था। मैंने अपने दिल को खुद समझाया था कि ये सब वक्त की जगह कुछ दिनों में वो भूल जाएगी। आखिर बेटी है, पिता की मर्जी ही उसका मुकद्दर है। मगर मैं खुद जानता था कि मैं अब सिर्फ एक जालिम नहीं, बल्कि एक बुज़दिल बन चुका हूँ जो अपने घमंड के हिस्से में छुपा बैठा था। मैंने लोगों के सामने खुद को मजबूत जाहिर किया था, पार्टियों में बैठकर हंसता था, दोस्तों को कहता कि ऐसे लोगों को ऐसे ही खतरनाक अंजाम देने चाहिए, वरना नौकर मालिक के बराबर हो जाएंगे। सबने मेरी बात की तारीफ की थी, मेरी पीठ थपथपाई थी और मैंने अपने जख्म पर झूठा मरहम लगा लिया था। मेरी पत्नी का व्यवहार मुझे लगातार चुभ रहा था। वो एक खामोश साया बनकर रह गई थी, जो हर समय मेरी कामयाबी के नज़ारे में मेरी नाकामी मुझे याद दिलाती रहती थी। मेरी बेटी की शादी की डेट करीब थी और मेरा दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार हो रहा था। एक सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था,
तो मेरी पत्नी कांपते हुए कदमों से मेरे पास आई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा वेलवेट का बॉक्स भी था, वही बॉक्स जिसमें वो खानदानी हार रखा जाता था। उसने न कोई इल्ज़ाम लगाया था, न कोई सफाई दी थी, बस वो डब्बा टेबल पर रख दिया था और टूटती हुई आवाज़ में कहने लगी कि हार मिल गया है। वो वही टेबल के नीचे पड़ा हुआ था जहाँ आपने आखिरी बार उसे रखा था। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हजारों वोल्ट का झटका लगा हो। मेरे सामने मेरी सारी साजिश, सारा गर्व और गंदा झूठ टूटकर बिखर गया था। हार वहां था और सलामत था, और इसका मतलब था कि कार्तिक, जिसे मैंने जेल भेजा था, जिसकी इज्जत उतारी थी, जिसके भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की थी, वो बेकसूर था। मेरी पत्नी की आंखों में कोई ताना नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, उसका दुख ही सबसे बड़ा सवाल था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। ये वही हार था जिसकी बुनियाद पर मैंने एक इंसान को मुजरिम बना दिया था। मेरे दिमाग में फौरन ये डर आ गया था कि अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी सामाजिक हैसियत क्या होगी। लोग मेरे नौकर से कहीं ज्यादा मुझे गलत समझेंगे। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं थी, सिर्फ अपनी इज्जत खोने का डर था। मैंने फौरन उस हार को उठाया और उसे वापस उसके सलामत मुकाम पर रख दिया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो इस बात के बारे में किसी को भी कोई जिक्र न करे। उसने खामोशी से सर हिला दिया था। उसकी खामोशी मेरे लिए खौफनाक थी, जैसे उसने मेरे जुर्म पर खामोशी से ठंडी मोहर लगा दी हो। मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि कार्तिक को खामोशी से रिहा करवाया जाए। मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, एक भारी रकम दी और किसी को बताए बिना कार्तिक की जमानत करवा दी थी। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुईं और मैंने अपनी नाकामी को अपनी शान और शौकत से छुपाने की कोशिश की। शहर के सबसे बड़े और अमीर इंसान के घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका था, जो दौलत होते हुए और शान और शौकत में हमसे कई गुना ज्यादा आगे थे और मेरे सामाजिक हैसियत को आगे भी जगमगाने वाले थे। मैंने सोचा था कि यही मेरी असली जीत होगी। संजना अब किसी भिखारी के सपने के महल में नहीं, बल्कि सोने के महल में जाएगी। मुझे ये एहसास तक नहीं रहा था कि मैं अपनी बेटी का दिल जीतने के बजाय उसे एक सौदा बना रहा हूँ। मैंने शादी की तैयारी शान और शौकत दिखाने का फैसला किया था, जो पूरे शहर में चर्चा बने। मैंने बड़े बड़े बैनर्स लगवाए थे, खाने के ऑर्डर्स बेहतरीन होटल्स से दिए थे और इनविटेशन कार्ड भी बेहद महंगे छपवाए थे, जो सिर्फ खास लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिमाग में बार बार एक ही ख्याल गूंजता रहा कि देखो, आयुष्मान सिंह ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है। ये सब मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए कर रहा था, मगर खुद को धोखा देने में माहिर था। शादी की बात जब संजना के कानों तक पहुंची तो वो खामोश रही। मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कुछ जानती हो मगर कुछ कहना नहीं चाहती हो। उसकी आंखों में ना तो खुशी थी न रिक्वेस्ट थी, बस एक ऐसी गहरी खाली आंखें जिनमें सपने दफन किए जा चुके थे। मैंने खुद से कहा, यही तो मैं चाहता था कि मेरी बेटी ने आखिरकार हकीकत को स्वीकार कर लिया है। मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि इस तरह से स्वीकार करना दरअसल शिकस्त की नहीं, सब्र की खामोश वजह थी और मैं उसे गलत समझ रहा था। मैंने अपनी पत्नी को भी तसल्ली दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, दौलत सब जख्म भर देती है। जब मेरी बेटी संजना की शादी हुई तो वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे गर्व का दिन था। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की थी, पैसा कमाया था, नाम बनाया था और अब मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी भी ऐसे ही हो कि पूरा शहर देखे। मैंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर के आंगन से लेकर लॉन तक सजावट करवाई थी, मेहमानों के लिए अच्छे बंदोबस्त करवाए थे और किचन से खुशबुएं उठ रही थी। मोहल्ले का हर इंसान कह रहा था कि आयुष्मान सिंह ने तो राजा महाराजाओं जैसी शादी की है। मेरी बेटे के लिए शहर की सबसे अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता आया था, वही इंसान जिसके पास बेहद दौलत भी थी, रुतबा भी था। मैंने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और दिल ही दिल में खुद को कामयाब पिता समझा था। शादी के दिन जब दूल्हा सहरे में आया तो मैंने गर्व से उसके सर पर हाथ रखा था। वो जवान लड़का बहुत खामोश था, मगर बहुत ही कॉन्फिडेंस में था। पंडित जी ने एक एक करके सारी रस्म करवाई थी, लेकिन इस दौरान बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी ने उससे जब कोई बात पूछी तो उसने मामूली सा जवाब दिया था, लेकिन उसकी आवाज़ से मुझे कुछ अजीब सा लगा था, मगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वो ज्यादातर अपने चेहरे को सहरे में छुपाकर ही बैठा रहा था। मैं तो रोशनियों के तूफान, लोगों की हंसी मजाक और बधाइयों में लगा हुआ था। मेरी बेटी की झुकी हुई नजरें। मैंने सोचा कि बस अब मैं जीत गया हूँ। ये मेरी इज्जत, मेरी ईगो, मेरी कामयाबी का जश्न था। मुझे क्या पता था
कि ये जश्न दरअसल मेरी शिकस्त की शुरुआत थी। सुबह से ही हर तरफ तैयारी का शोर था। मैंने खुद आंगन का जायजा लिया, घर की सजावट अपनी निगरानी में करवाई। खाना, गाना, बजाना, हर चीज़ मेरी नज़रों में एक नुमाइश थी, मेरी कामयाबी का इजहार थी। मैंने शहर के बेस्ट शेफ को बुलाकर ख़ास मेन्यू डिसाइड किया था। देसी विदेशी कई तरह के व्यंजन शामिल किए थे। मेरे दिमाग ने सोचा था कि जब फंक्शन शुरू होगा तो मेरे दोस्त मेरे दोनों तरफ बैठेंगे, सब लोग बातचीत करेंगे और मेरी बेटी मेरे करीब में होगी। उसकी मुस्कुराहट मेरे गर्व की वजह बन जाएगी। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मेहमानों को इनवाइट किया था। पुराने समय के सारे संबंधों को याद किया था। दोस्तों को दोबारा बुलाया गया था। मैं अपनी बेटी की शादी पर बहुत खुश था और मुझे तब सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब सारे मेहमान तालियां बजाकर मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं सर उठाकर मुस्कुरा रहा था और मुझे पता था कि मैंने कामयाबी का वो मुकाम हासिल कर रखा है जिसकी तरफ जिंदगी भर दौड़ लगाई थी। शाम को रोशनी ने लाउंज को एक सुनहरी चमक दी थी। लाइट्स छतों से लटक रही थी। उनकी रोशनी मेरी बेटी के सजे बालों की चमक में शामिल हो रही थी। मेहमान एक एक करके अभी भी पहुंच रहे थे। अपने कपड़े, उनके होठों पर मुस्कान, उनकी नज़र में मेरे घर की इज्जत की तारीफ साफ नजर आ रही थी। कुछ बूढ़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ जवान गिफ्ट लेकर आए थे। मैंने देखा था कि आज अपनी बेटे की शादी इतनी इज्जत से करने पर मुझे पूरा शहर इज्जत दे रहा था। मेरी कामयाबी का हिस्सा मैं खुद भी बन रहा था। जब बारात आई थी तो मैं उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था और सारे बारातियों का भी पूरी शान के साथ स्वागत किया गया था। दूल्हे ने अभी तक चेहरे से सेहरा नहीं हटाया था। मैं फूलों की माला हाथ में लेकर खड़ा था। वो कुछ कदम आगे चलकर आया तो मैंने उसे खुशी से गले लगा लिया था। उसने भी खुशी से मेरा आशीर्वाद लिया था। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। मैंने मंडप की सजावट में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी और अपनी बेटी का कन्यादान बड़ी खुशी खुशी किया था। दूल्हे ने मेरी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और उससे कहा था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हो। इस बात पर मेरी बेटी हल्की सी मुस्कुरा दी थी। उसके ये शब्द मैंने सुन लिए थे, लेकिन न जाने क्यों ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया था कि वो क्या कह रहा है, मगर फौरन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और अपनी कामयाबी समझा था कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा और मैंने अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं किया। मैंने सोचा ये जवान दिलेर लड़का है, इसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा के मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। शादी की सारी रस्में होने के बाद एक तरफ खाना चल रहा था तो दूसरी तरफ बच्चे बड़े सब डांस भी कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे और मेरी बेटी झुकी हुई आंखों के साथ मेरे करीब आई थी। कहने लगी कि पापा, थैंक यू। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। उसने कहा कि पापा, ये मेरा सपना है कि मैं आपकी इज्जत रख रही हूँ। मैंने उसे गले से लगा लिया था और दिल में सोचा था, बस अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने मेहमानों को खाना भी खिलवा दिया था। सब लोग फोटो भी खिंचवा रहे थे। मेरे घर का हर कोना खुशी और मोहब्बत से जगमगाया हुआ था। लेकिन जब वो शाम निकल गई, सब लोग जमकर मिठाई खा रहे थे, शादी को एंजॉय कर रहे थे। शादी का फंक्शन जैसे तैसे पूरा हो गया था। मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। लेकिन जब सारे मेहमान चले गए और पूरा घर खाली हो गया तो कुछ नौकर मेरे पास आए और कहने लगे कि सर, काफ़ी सारा खाना बचा हुआ है, मिठाइयाँ भी हैं। हम सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ले जाकर पिछले मोहल्ले में गरीब लोगों में बांट दें। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, ये लोग भी हमारा हिस्सा है, बांट दो खाना। न जाने क्यों मैं शादी की वजह से बेहद थक गया था। अब मुझे अपने शरीर में हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बीमारी है जो मुझे हो रही है। रात के आखिरी समय सारे मेहमान चले गए थे। घर खाली हो गया था। आंगन की रोशनी धीमी पड़ गई थी। अगली सुबह मुझ में वो घमंड नहीं रहा था जो हर बार हुआ करता था। मैं अपने घर के सोफे पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मैं क्या सच में जीत गया हूँ। और इसी लम्हे मेरे दिल ने चुपके से धीरे से कहा था कि शायद ये मेरी जीत नहीं है, मेरी आजमाइश है। मगर मैंने खुद को कहा था कि अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बेटी इज्जत से अमीर घर में विदा होकर चली गई है। मुझे अब अपनी कामयाबी के मज़े लेने चाहिए। इसी तरह न जाने क्यों अब रातों को वो शोर नहीं रहा था, मगर मेरी आंखें बंद थीं। ख्यालों का तूफान मेरे दिमाग में था। मेहमानों की तारीफें, दूल्हे की खामोशी, बेटी की मुस्कान और मेरे अंदर की वो अजीब बेचैनी मुझे बेहद परेशान कर रही थी। मैंने किसी बात को अहमियत नहीं दी थी
क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैंने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ संभाल लिया है। मैंने अपने आप से कहा कि सुबह होगी तो दुनिया मेरे आगे झुककर चलेगी। शादी के कुछ हफ्ते बाद मैंने सोचा कि चलो आज अपनी बेटी के घर जाकर देखूं कि वो कैसी रहती है। मैंने सुबह सवेरे अपनी गाड़ी बाहर निकलवाई थी, अपना सबसे महंगा सूट पहना था और शहर के वीआईपी इलाके की तरफ रवाना हो गया था, जहां मेरी बेटी का ससुराल था। उस दिन मेरे अंदर एक ऐसा गर्व था जो लगभग बरसों से मेरे दिल में बसा हुआ था। मेरी बेटी अब बड़े घर में है। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं उसकी बड़ी कोठी के अंदर पहुंचूंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरी कामयाबी की खिड़की खुल जाएगी और मेरी इज्जत पूरी तरह से रोशन हो जाएगी। रास्ते में मैंने खुद को आईने में देखा। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताऊंगा कि मेरी बेटी कामयाब घर में है। मोहल्ले वालों को नज़र दिखाऊंगा कि किस तरह मेरी मेहनत रंग ले आई है। गाड़ी के शीशे से बाहर नजर आ रही थी तो बड़े बड़े बंगले मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। जब मैं इस शानदार इमारत के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ का तो दरवाज़ा भी बहुत बड़ा था। उसके सामने गाड़ी रुकने पर भी अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां पर दो गार्ड्स भी खड़े हुए थे। वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तेज आवाज में कहा कि दरवाजा खोलो, मैं आयुष्मान सिंह हूँ, संजना का पिता। गार्ड ने सख्त शब्दों में जवाब दिया कि माफ कीजिएगा सर, मगर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कमिश्नर साहब का सख्त हुक्म है। मैंने चौंक कर कहा, कमिश्नर सर? कौन सा कमिश्नर? यहाँ तो मेरी बेटी रहती है। वो दोनों गार्ड्स ऐसे ठहरे जैसे उन्हें पहले से मेरे आने की उम्मीद थी। एक बोला कि जी, यही कमिश्नर सर का घर है और सच्चाई भी यही है कि आपका इंतजार नहीं किया गया है। मेरे अंदर एक भारी सी लहर उठी थी। मैंने फिर से कहा था कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाना है। ये मेरी बेटी की ससुराल है, मुझे अपनी बेटी के हालचाल जानने हैं। एक गार्ड ने सुकून भरे शब्दों में सर हिलाया और कहा कि कल शिफ्ट का टाइम है, आज कम्युनिकेशन बंद है और हुक्म जारी है कि कोई भी अंदर ना जाए। मैंने मोबाइल निकालकर अपनी बेटी को फ़ोन लगाने की कोशिश की थी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैंने घड़ी देखी तो लगभग शाम का समय था। मुझे अंधेरा नजर आने लगा था। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज़ आई। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है आयुष्मान जी, मैं खुद आ गया हूँ। उस आवाज़ ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं फौरन पलटा तो वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने जम गया। मेरे सामने वही इंसान था जो मैंने नौकर के रूप में देखा था, मगर अब वो नौकर नहीं रहा था। वो सरकारी वर्दी में शामिल था। उसके कंधों पर सितारे सजे हुए थे और एक ईमानदार ऑफिसर की तरह खड़ा हुआ था। उसके पीछे दो गार्ड्स खड़े हुए थे, खामोश मगर कड़क। उसने मेरे सामने कदम रखा। उसे देखकर मैं चौंक गया था। मेरे मुंह से जैसे शब्द निकलना बंद हो गए थे, मेरे कदम जैसे जम गए थे। मेरी नज़र उसके चेहरे से उसकी वर्दी की तरफ उठे थे। मैं आगे बढ़ा। मैं गुस्से से चीखा, दो कौड़ी के नौकर, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरा दामाद बने? ये शब्द मेरे मुंह से निकल पड़े थे जैसे तूफान निकल आया हो। मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही थी, हाथ जड़ों से ढलक रहे थे और मेरी आंखों ने इस जवान लड़के को देखा जो मेरे सामने खड़ा था। बल्कि वो खड़ा नहीं था, अपनी पूरी शान के साथ मुड़ा हुआ था और मुझे देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरी बेटी संजना दौड़ती हुई बाहर आई थी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने कहा, रुकिए पापा, ये वो नौकर नहीं है जिसे आप समझते थे। यही मेरा पति है, यही कमिश्नर कार्तिक खुराना है जिससे मेरी शादी हुई थी। उसके मुंह से निकले हुए ये शब्द जैसे मेरे लिए किसी बम की तरह साबित हुए थे। मेरी आत्मा कांप गई थी, मेरा पूरा शरीर खामोश रह गया था। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो बेफिक्र और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी और अपनी आंखों में आंसू होने के बावजूद भी मेरे सामने मजबूती से खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि विश्वास था। उसकी मुस्कान में जिद थी और मेरे सामने वो अपनी जिंदगी की खुशी के साथ खड़ी हुई थी। कार्तिक खुराना आगे बढ़कर धीरे से कहने लगा कि अंकल, मैंने आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत की है। उस दिन जब मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था, उस समय मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पद या मेरी दौलत से नहीं बल्कि मेरी सच्चाई से मोहब्बत करे। उसने अपनी बात जारी रखी और बोला कि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरे अंदर की दीवार टूट रही है। मैंने अपनी पहचान छुपाकर आपके घर नौकरी की ताकि देख सकूं कि आपकी बेटी मुझे इंसान समझती है या नौकर। जब आपने मुझे जेल भेज दिया तब भी मैं खामोश रहा
क्योंकि मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। पुलिस वाले जो आपके हुक्म पर मुझे ले गए थे, सब मुझे जानते थे और वो सब मेरे प्लान का हिस्सा बन गए थे। उसकी बात सुनकर तो मैं हक्का-बक्का सा रह गया था। मेरी सांसें ठहर गई थी, मेरी ज़ुबान रुक गई थी। उसने आगे कहा कि जब मैंने जेल से निकलकर संजना को सब बताया, तो उसने कहा कि वो मेरे साथ किसी भी हालत में खड़ी रहेगी। शादी के दिन जो रिश्ता आपके घर आया था, वो मेरे दोस्त का था, चेहरा किसी और का, नाम किसी और का, और जब शादी हुई तो सहरे के पीछे मैं खुद आया था, आपकी बेटी से शादी करने के लिए। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में जैसे तेज आंधियां दौड़ गई थी। मैं बैठने ही वाला था कि संजना ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी कि पापा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया था, मैंने सिर्फ सच चुना था। उसकी आवाज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक पक्का फैसला था। मेरे अंदर वो आवाज़ गूंजी जो सुनी नहीं जा रही थी। कुछ गलत था और मैं उसका हिस्सा हूँ। कार्तिक ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन मेरे करीब नहीं आया था। उसने खुददारी से कहा कि सर, आपने मुझे नौकर समझा और मुझे उस लेवल का आदमी समझा जो आपने ठहरा दिया था, मगर मैंने खुद को ठहरा कर दिखाया कि इंसानियत रुतबे या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर से होती है। और आज मैं इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि आप खुद देखिए सच्चाई और मासूमियत किस तरह जड़ पकड़ती है। उसकी बात मेरे दिल को जा लगी थी। मैंने संजना की तरफ देखा था, वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों ने सवाल किया था कि पापा, आपने इंसान देखा या फिर उसका लेवल? मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी, उसका घर बहुत बड़ा था और चमक रहा था। मेरे दिल की रोशनी खिलकर रह गई थी। मेरे होठों से फौरन निकला था, तो तुम अमीर परिवार से नहीं थे? कार्तिक ने नरमी से कहा, मैंने अमीर परिवार से नहीं, अमीर रिश्ते से इनकार किया था, और रिश्ता सिर्फ दौलत और रुतबे का नाम था। मैंने चाहा था कि मेरा रिश्ता इंसान से हो, यही मैंने किया। वो ठहरा हुआ था, इज्जत के साथ, उम्मीद के साथ, और वो मेरे सामने एक मिसाल बन चुका था। मैंने आज तक उसे ठुकराया था। मैंने जोर से कहा, और वो जो दामाद मुझे बताया गया था? संजना बोली, वो लड़का सिर्फ आपकी पसंद का हिस्सा था पापा, लेकिन मेरी पसंद बहुत अलग थी और उसे आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया गया। हमें वो कदम उठाना था जो आपने कभी समझा भी नहीं था। मैं खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर मेरा घमंड बुरी तरह से कांप रहा था। कार्तिक ने आगे कहा कि मैंने इस घर को, उस रिश्ते को उस वक्त ठहरा लिया जब मैंने फैसला किया था कि इससे ख्वाहिशें नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, और अब मैं वो पूरी कर चुका हूँ। वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर की दीवार में हथौड़ा मार दिया हो। फिर मेरे अंदर वो सवाल उठा जो मैंने कभी पूछा भी नहीं था। मैंने गलत किया। मैंने देखा कि मेरा घमंड, मेरी गलतियाँ, मेरी वो सारी कीमती चीज़ें, सब कुछ अब बिखर चुका है। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर शब्द कमज़ोर थे। मैंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ठीक किया था। ये क्या है? उसने मुझे मुस्कुराकर देखा और कहने लगी कि पापा, सब ठीक करना और ठीक होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैंने ठीक होना पसंद किया है। मेरे अंदर की खामोशी और इस बात ने मेरे अंदर के तूफान को शांत कर दिया था। मैंने अपनी बेटी को बेहतरीन घर देने का सोचा था, आज उसने रंग बदल लिया था। मेरी कामयाबी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उस दिन मैं गुस्से में घर वापस आया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी से थोड़ा सा नाराज़ था। मैंने किसी से बात नहीं की थी, कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। मैं सोच रहा था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। ये बात सोचकर खुश था कि कार्तिक कमिश्नर है, लेकिन लड़का और परिवार दूसरा दिखाया गया था। लोग मुझसे सवाल करेंगे। मेरी आत्मा अंदर से परेशान हो रही थी और मेरे होठों पर सिर्फ खामोशी थी। मैंने खुद से कहा था कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरी शिकस्त है। मगर हर रात जब मैं आंखें बंद करता, तो मेरी बेटी का चेहरा और कार्तिक की नरम मुस्कुराहट मेरे सामने आ जाती थी, जिनमें वो फैसला झलकता था जो मेरा घमंड कभी स्वीकार नहीं करता था। मैंने सोचा था कि किसी तरह मुझे अपनी इज्जत की इमारत बनानी है, मगर अब वो इमारत मेरे अंदर टूटी हुई कहीं नजर आ रही थी। कुछ महीनों के बाद मैंने हिम्मत इकट्ठा की और दोबारा उनके घर गया। खुद को तसल्ली दी कि शायद अभी समय है ठीक होने का। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया था। मैं अंदर गया और वो लम्हा मेरे सामने एक परीक्षा की तरह था। अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया था कि ये जगह मेरी नहीं थी। घड़ी की आवाज़, हल्की रोशनी, मेहमानों की हंसी, सब कुछ मेरी कामयाबी का हिस्सा था। मैं इस नज़ारे का मेहमान बनकर आ रहा था। मेरी बेटी ने आकर मेरा हाथ थाम लिया था। मेरी वही बेटी जिसे मैंने कभी सिर्फ अपनी मर्जी का हिस्सा समझा था। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर उसमें सवाल था। पापा, आप मुझसे नाराज़ हैं? मैं खामोश खड़ा रहा। मेरी जुबान पर जवाब था, मगर शब्द होठों तक नहीं पहुंच रहे थे।
फरमाइश में कोई इल्ज़ाम नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी और वो सच्चाई मेरे लिए गहराई साबित हुई थी। फिर कार्तिक ये बात मेरे सामने झुककर बोला, अंकल, मैं अभी भी वही नौकर हूँ जो आपके घर काम करता था। इज्जत के साथ जीता हूँ। ये शब्द मेरे कानों में किसी घंटी की तरह बनकर गूंजने लगे थे। उसने आगे कहा, मैंने कभी आपको कम नहीं समझा था, मगर आपने मुझे कम समझ लिया है। ये वो समय है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इज्जत लेने की चीज़ नहीं, दी जाने वाली चीज़ है। मैं कुछ देर खामोश रहा था। पहली बार उससे मैंने हाथ मिलाया था। हाथ मिलाने में मेरे लिए कमज़ोर होने का एहसास था, मगर उसमें एक नया फैसला भी था, स्वीकार करने का। मैंने धीमे शब्दों में कहा कि बेटा, मैंने दौलत में इज्जत तलाश की, मगर तुमने मेहनत में इज्जत की तलाश की। तुम जीत गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और दिल से कहा कि ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं आज सचमुच इज्जतदार बन गया हूँ। वो शब्द मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए नहीं कहे थे, बल्कि सच स्वीकार करने के लिए कहे थे। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत कर दी थी। मैंने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मैं जो गरीबों से नफरत करता था, गरीबों की अहमियत समझने लगा था। उनको दान दक्षिणा देने लगा था। गरीब लोगों की मदद करने लगा था। अब मैं अपने सोफे पर बैठता हूँ इज्जत के साथ, और अब मेरी इज्जत और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब शायद गरीब भी मुझे जानने लगे हैं। अब मैं अपनी बेटी की तरह किताबें पढ़ता हूँ और अपने बारे में लिखता हूँ कि आज मैंने क्या सीखा, किसी को माफ़ किया, किसी की मदद की, किससे मिलने के लिए गया। मैंने मोहल्ले में वापस जाना शुरू किया, मगर इस बार किसी से शिकायत नहीं, बल्कि माफ़ी लेकर लोगों ने पूछा कि आयुष्मान जी, ये सब क्या चल रहा है। मैंने बताया कि मैंने इंसानियत की तारीफ बदल दी है और मेरा रुतबा अब सिर्फ घमंड का नहीं बल्कि इंसानियत का है। ये सुनकर कुछ ने सर हिला दिया था और कुछ ने हैरानी भरी नज़रों से मुझे देखा था, मगर मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ था। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी बेटी खुश है। मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझे बताया था कि बदलाव का सफ़र अंदर से शुरू होता है। एक दिन मैंने कार्तिक को कहा था कि आओ, मेरे ऑफिस में आओ, हम मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें हम जवान लड़कों की मदद करेंगे और उनके टैलेंट को लेकर आएंगे और उनको इज्जत से जीने का रास्ता बताएंगे। उसने खुलकर हंसते हुए कहा कि अंकल जी, आपका ख्याल तो ये नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटा, ये मेरा ख्याल नहीं था, मगर तुमने मुझे समझा दिया है कि इज्जत बांटने से बढ़ती है, छुपाने से कम नहीं होती। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई तैयारी की शुरुआत है, और इस तैयारी में मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरे साथ है। मैं अपनी ईगो की जंजीरों को तोड़ चुका हूँ और अपनी जगह दिल में मोहब्बत और इज्जत ने ले ली है। मैं वही इंसान बन गया हूँ जिसने अपना घमंड ज़मीन पर उतार दिया है और इंसान को हाथ में उठाया है। मेरे अंदर अब शर्मिंदगी नहीं रही है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी और अपने दामाद से माफ़ी मांग ली थी और अपनी गलती को सुधार लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।